नमस्कार दोस्तों, मैं अभी जौरवाल आपके सामने फिर से पेश हुआ हूँ एक नई और सच्ची कहानी लेकर। अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई वारदात या किसी घटना को अंजाम दिया जा रहा होता है, तो हम पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस से जब आती है तो वो सायरन बजाते हुए आती है। हम लोग ये सोचते हैं कि जब पुलिस को आना ही था, तो सायरन बजाने का क्या काम? लेकिन आज की हमारी कहानी में जब पुलिस आती है, सायरन बजाते हुए जब वो आती है, तो सायरन की आवाज़ से 2 कत्ल जो होने थे, वो रुक गए। तो देर ना करते हुए कहानी पर आते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, तो एक लाइक करके जाना। आज की कहानी हमारी कर्नाटक के बेतगिरी जिले की है। कर्नाटक के बेतगिरी जिले में एक बीजेपी के बड़े नेता प्रकाश वकाले और उनकी जो पत्नी, वो भी नगर निगम की परिषद, वो भी एक बड़े नेता। एक दिन रात को इनके घर पर कुछ बदमाश हमला कर देते हैं और जब ये घटना को अंजाम दिया जा रहा था, तो इनके बेटे को चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तो जब वह ऊपरी मंजिल से नीचे की ओर आने की कोशिश करता है, तो वो कुछ ऐसा देखता है कि जैसे कि वो चिल्लाता है और बदमाश लगातार एक पर एक गोलियां चलाते हैं और उसकी गोलियों से हत्या कर देते हैं। इसी बीच जब ये आवाज़ें प्रकाश वकाले और उनकी धर्मपत्नी को सुनाई देती है, वो नीचे वाले फ्लोर पर सोए हुए थे, तो वो आनन फानन में पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस कुछ ही मिनटों बाद, क्योंकि बीजेपी के वो नेता थे, अब नेताओं के पास तो पुलिस को बड़ी जल्दी पहुंचना होता है, क्योंकि अगर नहीं पहुंचे तो उनकी बहुत फजीयत होगी, ये सब तो हम जानते ही हैं। कुछ ही मिनटों के दौरान वहां पुलिस आ पहुंची। रास्ते में जब पुलिस अपना सायरन ऑन करके आती है, तो जो वो 2 कत्ल होने थे, प्रकाश वकाले और उनकी धर्मपत्नी, उनके कत्ल होने से पहले बदमाश की हिम्मत टूट जाती है सायरन की आवाज़ सुन के और बदमाश भाग जाते हैं। जब पुलिस आकर उनसे पूछताछ करती है और पुलिस देखती है, जब प्रकाश वकाले और उनकी पत्नी जब दूसरे कमरे में जाकर देखते हैं, तो उनके बेटे की लाश पड़ी हुई थी। तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया और जब पुलिस के साथ वो एक अन्य कमरे में जाते हैं, तो उस कमरे में एक पुरुष, महिला और एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस जब प्रकाश वकाले जी से पूछताछ करती है, तो पूछा जाता है कि उनके बेटे के साथ जो वो 3 लाशें और दूसरे कमरे में पड़ी हुई हैं, वो कौन है? तो वो बताते हैं कि मेरे बेटे की सगाई थी और ये मेरे रिश्तेदार हैं। सारे रिश्तेदार तो जा चुके हैं, लेकिन इनको मैंने इसीलिए रोक लिया कि जो मरने वाली जो लड़की थी, उसका नाम आकांक्षा था। उसका बर्थडे था, तो हमने उनसे कहा कि इसका बर्थडे मनाने के बाद आप लोग यहाँ से चले जाना। तो इसीलिए वो यहाँ रुक रहे थे। फिर प्रकाश से और पूछताछ की जाती है। पुलिस को पहले तो लगता है कि ये मामला लूट-पाट और उन सब चीज़ों का होगा, लेकिन अमूमन हम सभी जानते हैं कि अगर घर में कोई लुटेरे अगर या फिर लूट-पाट की घटना को अंजाम देने के लिए वो घर में एंटर होते हैं, तो पहले ऐसा नहीं करते कि पहले घुसकर सीधे ही घरवालों का कत्ल कर देते हैं, वो हत्या कर देते हैं। वो अमूमन पहले तिजोरी या फिर सामान, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। फिर उसके बाद में अगर कोई विरोध करता है और वो सब चीज़ें होती हैं, तो तभी जाकर वो कत्ल करते हैं। तो सामान सब कुछ ठीक था, कुछ इधर-उधर बिखरा नहीं, अलमारियों के सारे लॉक और वो सब चीज़ें ठीक थी। फिर पुलिस को ये लगा कि ये मामला लूट-पाट का नहीं है और इसके पीछे कुछ और गहरी वजह होगी। पुलिस जाँच पड़ताल में लगी हुई थी। प्रकाश वकाले जी से जब पूछताछ कर रही थी, फिर सारी चीज़ें उनसे पूछ ली जाती है। फिर उनसे उनकी मैरिड लाइफ़ के बारे में और अपने बेटे की मैरिड मतलब अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में, अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में, कुछ पिछले कुछ दुश्मनों और उन सब चीज़ों की पूछताछ कर रही थी। तो वो बताते हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन मेरी दरअसल 2 पत्नियाँ हैं। जो दूसरी पत्नी का मेरा जो बेटा है विनायक, जिसके साथ मेरी कहा-सुनी हो गई और वो मेरी एक ज़मीन थी, उसको मतलब बिना पूछे अ, उस ज़मीन को बेच रहा था और हम दोनों में बहस हो गई। मैंने उससे कहा कि तुम्हें पूछ लेना चाहिए और तुम ऐसे कैसे बेच सकते हो? तो फिर वो मुझसे आजकल थोड़ा गुस्सा और खफ़ा चल रहा है। अब
पुलिस के पास कोई और जांच करने के लिए कोई और आधार कुछ था नहीं। जो डकैती वाला और वो सब जो एंगल था वो तो अब पुलिस को लगभग जीरो ही लग रहा था। तो फिर अब पुलिस बेटे विनायक को उठाती है, उससे पूछताछ करती है। तो शुरू में तो इधर उधर वो की कहानी बताता है, लेकिन कहते हैं ना जब पुलिस का डंडा चलता है तो कोई भी इंसान कितना भी शातिर हो, वो इधर उधर की कहीं की बातें भी बना ले, लेकिन वो आखिर में पकड़ा जाता है। तो फिर विनायक भी टूट गया आखिर, और विनायक ने फिर ये सारी घटनाओं की इन सबकी सच्चाई बताई। विनायक दरअसल बताता है कि उसके पिता की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और उसमें से ही एक कुछ प्रॉपर्टी वो बेच रहा था। जब इस चीज से उसके पिता को एतबार था, उसके पिता ने उसे कहा कि तुम इसे ऐसे कैसे बेच सकते हो, ये मेरी प्रॉपर्टी है, अभी तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं है। और उन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। जब उन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है तो फिर बेटा गुस्सा हो जाता है, और लेकिन वो विनायक उस प्रॉपर्टी को तब भी बेच देता है। अब दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, प्रकाश और उसके बेटे विनायक के बीच। तो फिर एक दिन विनायक बैठा बैठा सोच रहा था, उसे लगा कि ये जो प्रॉपर्टी और ये सारी चीजें हैं, इनमें उसका भी हक है। लेकिन सही पूछा जाए तो वो उसका सगा बेटा था, तो उसको ये लगा कि इन सब चीजों में सही मायने से तो उसका ही हक है। लेकिन जो उसका सौतेला भाई है कार्तिक, जो कि दूसरी माँ से पैदा हुआ है, उसके हिस्से में भी आधी आएंगी और आधी उसके हिस्से में आएंगी। तो उसे ये लगा कि इसका कुछ करना चाहिए, और फिर उसे बहुत सोचने और समझने के बाद एक जुर्म करने का आइडिया और वो आया। उसने सोचा क्यों ना इन सबको रास्ते से हटा दिया जाए। तो उसने इस बात पर अमल किया, और बहुत सोचने के बाद भी उसे यही लगा कि इनको रास्ते से हटाना ही बेहतर होगा। तो अब वो कातलों की तलाश में लग जाता है, मतलब शूटरों की तलाश में, किराए के गुंड हत्यारों के तलाश में लग जाता है। अब उसे किसी के बताने पर एक फिरोज खान नाम का व्यक्ति मिलता है। जब फिरोज खान नाम के व्यक्ति से के पास वो पहुंचता है और उससे बातचीत करता है, तो फिर ये सौदा तय होता है। करीब पहले तो फिरोज खान उनसे करोड़ों रुपए मांग रहा था, क्योंकि बात किसी आम इंसान को मारने की नहीं, बीजेपी के बड़े नेता को मारने की थी। तो फिर फिरोज आखिर में दोनों के बीच सलाह मशवरा होता है, और फिरोज 65 लाख रुपए में इस डील को डन कर देता है। दोनों इस चीज पर सहमति जताते हैं, और 2 लाख रुपए विनायक फिरोज को कैश दे चुका था। बाकी के बचे जो पैसे थे, रकम थी, वो काम होने के बाद उन्हें देनी थी। फिर फिरोज अपने कई साथियों के साथ उस घर में पीछे के रास्ते से पाइपों के सहारे चढ़ता है। लेकिन जिस प्रकाश वाकाले और उनकी धर्मपत्नी को सबसे पहले उन्हें मारना था, वो जिस रूम में पहुंचे, तो वो उस रूम में नहीं मिले। अब उन्होंने तो हो सकता है उनका चेहरा ना देखा हो, या फिर रात में उन्हें चेहरा देखने में कुछ दिक्कत हुई हो, लाइटिंग की प्रॉब्लम हो। तो वो उन 3 रिश्तेदारों को कत्ल कर देते हैं, जिनमें आकांक्षा, उसकी माँ और उसके पिता। क्योंकि उस कमरे में उस दिन वो सोए हुए थे, तो वो मेहमान थे। तो वो दूसरे प्रकाश और उसकी धर्मपत्नी नीचे वाले फ्लोर में दूसरे कमरे में सोए हुए थे। अब सबसे पहले कातिल उनको मौत के घाट उतार देते हैं। अब जब कुछ आवाजें आती है, तो उनका बेटा कार्तिक जब उस कमरे की तरफ पहुंचता है, वो देखता है कि कुछ बदमाश है और वो हमला कर रहे हैं चाकुओं से। हम पहले उन 3 लोगों को उन्होंने चाकुओं से मारा था, और जबकि बाद में कार्तिक थोड़ी दूरी पर था, तो उनका गोली चलाना बेहतर समझा। कार्तिक जब देखता है कि वो उनका खून कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं चाकुओं से, तो कार्तिक चिल्लाने की सोचता है। जब वो थोड़ा चिल्ला ही था कि वो बदमाश 8 लोग थे, तो उन्होंने कार्तिक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोलियां चल रही थी, तो इसकी आवाज प्रकाश और उसकी पत्नी को नीचे वाले फ्लोर पर सुनाई देती है। हाँ, तो फिर तुरंत पुलिस को फोन करते हैं, और जब पुलिस सायरन बजाती हुई वहां पहुंचती है, तो बदमाशों का हौसला टूट जाता है, और बदमाश वहां से भाग जाते हैं। तो उस पुलिस की सायरन से प्रकाश और उसकी धर्मपत्नी की जान बच जाती है। ये थी आज की हमारी कहानी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर हमें और अच्छी अच्छी कहानी लाने के लिए मोटिवेट करेगा। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें।
धन्यवाद। जय हिंद।